फिरोज जी, आपके परिवार से एक बड़ा झारखंड सरकार में एक मंत्री पद, एक बड़ी जिम्मेदारी, आपके पूरे परिवार में खुशी की लहर, क्या कहना चाहते हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हफीजुल हसन हम लोग के रिलेशन के हैं, अंसारी बिरादरी हम लोग के अपने ही परिवार के हैं। वो पहले भी मंत्री रहे हैं अल्पसंख्यक के, पर्यटन के और निबंधन के, लेकिन अबर में उन्होंने नगर अल्पसंख्यक और पर्यटन और सबसे बड़ी पद उनको मिला नगर निगम, नगर निगम और ये निगम विकास का, नगर विकास का। तो इससे बहुत खुश, इसमें कौन खुश न होगा जो हम लोग के परिवार के इतने पोस्ट पर और सबसे अच्छे ईमानदार और कर्मठ मंत्री ये हैं। हम लोग के फैमिली, हम लोग उन पर गर्व करते हैं? आप निगम से जुड़ाव है आपका, निगम में कितने हिस्सेदारी होगी, कितनी दावेदारी होगी, कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना विकास होगा? हैं। इनके आने से ये कर्मठ मंत्री हैं, इनके आने से नगर विकास, चहुमुखी विकास होगा, शहर का नगर विकास का चहुमुखी विकास होगा। ये तन मन धन से काम करने वाले मंत्री। खास महल जो हम सबों का चीज है, क्या हम सबों की बात मानेंगे? आप लोग बात रखेंगे? खास महल हटेगा, हटेगा? हम लोग उनके पास अपने एक हम लोग का क्लब, लायंस क्लब है, लायंस क्लब मेदिनीनगर है। हम लोग अपने टीम के साथ ये खास बहाल का भी आवाज उठाएंगे। ऐसे तो डाल्टनगंज से बहुत लोग उठाते रहे हैं, बात पहुंचती रहती है, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई सकारात्मक फायदा नहीं मिला है, जिससे शहर वासियों का बहुत ही परेशानी है। हम एक साधारण लायंस क्लब मेदिनीनगर का एक साधारण मेंबर हैं। मैं अपने प्रेसिडेंट, अपने सचिव को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने शहर के, मेदिनीनगर शहर के विकास के लिए हमारे लायंस क्लब के अध्यक्ष महोदय या सब कोई आवाज उठाएं और खास महाल के बारे में डिटेल जानकारी मंत्री महोदय के अवश्य दिया जाएगा और हमको लगता है कि भविष्य में इसका निराकरण अवश्य निकलेगा। अभी मैं कचहरी प्रांगण में हूं और यहाँ वो अभ्यर्थी हैं जिनको अंडर एज कह के होमगार्ड में छांट दिया गया है। इन्होंने उपायुक्त, एसपी, मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन सबसे मिल लिया और मुख्यमंत्री से यही आश्वासन मिला कि हो जाएगा। तो उसके आस में ये अभ्यर्थी बार बार लगातार प्रयास कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा शिमला कुमारी। क्या उम्र हो गया आपका? मेरा 20 साल हो गया। जब भरी थी उस टाइम क्या उम्र था? 18 साल नहीं हुआ था उस टाइम। 18 साल नहीं हुआ था? नहीं, 19 साल नहीं हुआ 19 साल नहीं हुआ था। आप लोग डीसी, एसपी, मुख्यमंत्री सब जगह दौड़ रहे, क्या कह रहे हैं लोग? हम लोग यही कह रहे हैं कि जो लोग अंडर एज हो तुम लोग का नहीं होगा। अंडर एज थे हम लोग, तो उस टाइम फॉर्म भराने समय क्यों रिजेक्ट नहीं किए हम लोग के? और उसने उस टाइम भी रिजेक्ट नहीं किए और प्लस में रनिंग भी करवा दिए। उस टाइम भी एडमिट कार्ड क्यों नहीं देखे हम लोग के? और फिर उसके बाद नाम भी आ गया मेरिट लिस्ट में। उसके बाद क्या बोलते हैं, मेडिकल भी हो गया सारा। ट्रेनिंग में जाने के बारे में तो हम लोग का छांटा जा रहा है। ट्रेनिंग में जाने के टाइम छांटा जा रहा है हम लोग। तो खामियां तो कहीं ना कहीं है साहब। सब कुछ हो गया, अगर अंडर एज थे तो फॉर्म भरते टाइम ही इन लोगों का रिजेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। दौड़ भी लिया, धूप भी लिया, मेडिकल भी हो गया और जहां ई लगता है वो लग गया, वो लिया गया था। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि अंडर एज। आखिर ये अभ्यर्थी दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। मैं हेमंत सरकार से ये गुहार लगाता हूं कि चलिए, पहले तो कुछ था, अब तो एज हो गया है, इनको ग्रेस दे करके और इनका किया जाए। क्या कहना है आपका? किया जाए, ट्रेनिंग में हम लोग के भी भेजा जाए। भेजा जाए। हाँ, भेजा जाए। कहाँ कहाँ घूमी, कितने
सड़कों की खाक चानी है, वो थोड़ा बताइए। बहुत जगह वैसा हम लोग गए हैं, सब जगह पे हम लोग जाते हैं तो सब जगह बोलते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। एक तो तुम ही लोग तो गलती नहीं की हो, तुम लोग एक बार गलती की हो। और जहाँ पे वहाँ पे पदाधिकारी लोग सब बैठे थे ना, वहाँ पे कितना लोग उन लोग गलती किए हैं। हम लोग फॉर्म अप्लाई करते समय गलती किए थे। वहाँ पे जब हम लोग बार बार हम लोग का सब चीज जांच हो रहा था कि कौन क्या है कौन नहीं है। जब हम लोग दौड़ते तो मोहर लगल था ना, तो वहाँ भी जांच किए, एडमिट कार्ड भी जांच हुआ, तो क्यों नहीं उन लोग देखे कि अंडर एज हो तुम लोग। तो फिर यहाँ तक हम लोग को क्यों पहुंचाया गया, उसी समय हम लोग को छांट देते तो फिर हम भी नहीं इतना झेलते। हेमंत जी से, कल्पना जी से भी आप लोग मिले क्या? जी, वहाँ तो बोले कि कांची तो रिसीविंग टाइप के दिए, बोले कि हो जाएगा बेटा टेंशन मत लो। हम लोग डीसी के पास ऑर्डर दे दिए हैं कि इन लोग के भी किया जाए, तो काहे नहीं किया जा रहा है। उन लोग के अब बात आ रहा है यहाँ तक कि ये रिसीविंग रहा। जब हम लोग वहाँ पे मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे तो ये हम लोग के दिया गया, तो हम लोग भी सोचे कि चलो होगा। तो अब यहाँ तक बात आ रहा है कि उन लोग के जाना है ट्रेनिंग में, तो हम भी बोले कि सर हम लोग का नहीं होगा, तो अब हमने के कहाँ कुछ हो रहा है, तो होना चाहिए, हम लोग के भी होना इसके चाहिए। आगे का क्या है आप लोग का मन, क्या करना चाहिए? क्या है वही तो उम्मीद लेके अभी तक हम लोग खड़ा है। जब हम लोग के पास उम्मीद नहीं रहता, विश्वास टूट जाता, तो हम लोग क्यों आते बार बार। तो विश्वास टूटता जा रहा है, सब्र का बांध टूटता जा रहा है इन बच्चियों का, इन अभ्यर्थियों का। आखिर क्या होगा? इतनी बड़ी गलती, गलती तो किसकी है ये सब जान रहे हैं। प्रशासनिक गलती है कि बच्चों की गलती है, क्या गलती है ये सब जान रहे हैं। सर हम लोग यही एक गलती की है कि फॉर्म अप्लाई कर दिए, जबकि हम लोग को देख के करना चाहिए। हम लोग का गलती हम एक मान रहे हैं, लेकिन गलती एक मेरी नहीं सरकार की भी है। जब वहाँ पे बार बार देखा जा रहा है रनिंग फिजिकल में, तो फिर उसको सोचना चाहिए था ना। जब सरकार को ऐसी गलती कर सकती, हम लोग जनता क्या कर सकते हैं। कहाँ कहाँ की ठोकरें खा ली, तुम तो रोने में भी एक्सपर्ट हो, पहले बहुत रोती थी, आज हंस रही हो। बोलो क्या दर्द है, अपनी दर्द को बयां करो। हमको यही दर्द है कि बस हेम इंश्योरेंस से ही हम लोग के अथी है कि कर देना चाहिए। बस हम लोग के इतना परेशान हो रहे हैं, तो परेशानी के समझेंगे तो ठीक है। हेमंत जी, इन बच्चियों की परेशानी समझिए और परेशानी समझ के इन लोगों का दर्द का निवारण कीजिए। क्या है, कहाँ कहाँ तक ठोकरें खा लिया? बहुत जगह हम लोग ठोकर खा रहे हैं। यहाँ पे डीसी ऑफिस है, तो यहाँ पे बोले कि अब कुछ नहीं होगा, तुम लोग कहीं भी चल जाओ। फिर हम अपना मंत्री के पास गए, वहाँ बोला कि हो जाएगा, जाओ तुम्हारा डीसी से बोला जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री से भी मिली, हाँ मिले मुख्यमंत्री। कल्पना सोरेन से भी मिली। हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हो जाएगा, तुम्हारा डीसी के पास एक मतलब मोहर मार के दिया गया है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। नहीं। आगे क्या करना? आगे हम लोग टीम जाएंगे और क्या, मुख्यमंत्री के पास टीम प्रदर्शन करेंगे। क्या आगे क्या करेंगी? हम लोग फिर हिम्मत नहीं हारेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि धरना धर के कैसे भी सरकार के गुहार लगाएंगे और धरना धरेंगे। और जैसे उन लोग को नौकरी दिया जा रहा है, वैसे हम लोग को भी दिया जाए। और पहले हम लोग कम एज में भले ही थे, 19 से थोड़ा 3 दिन के लिए अंडर एज कोई प्रॉब्लम हुई, हम लोग को प्रॉब्लम बता करके हटाया जा रहा है। 1 दिन 2 दिन बेटी लोगों को घर से बाहर निकलने में कितना परेशानी होती है। हम लोग कितना मुश्किल से यहाँ तक आए हुए हैं, तो हम लोग को पीछे ही खींचा जा रहा है। आगे का रास्ता जहाँ तक हम लोग को बताया जाना चाहिए। और हम लोग को पहले भले ही कम एज थी, थोड़ी बहुत 3 दिन के लिए बस, वैसे ही अब हम लोग का एज हो चुका है। हम लोग जब जो भी कर सकते हैं, 18 साल में जब हम लोग वोट दे सकते हैं, तो हम लोग 18 साल में नौकरी क्यों नहीं कर सकते हैं। 19 वोट देने का भी उम्र 19 साल ही होना चाहिए, फिर क्यों 18 साल से ही लिया जाता है। कृपया करके कैसे भी करके झारखंड सरकार हम लोगों का गुहार सुने और हम लोग का नौकरी दे। जितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग वही चीज मांग रहे हैं, बस उससे ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। आज के हिसाब से देखा जाए तो नौकरी लेना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतना बेरोजगारी है, लड़का से लेकर के लड़की तक। कितना लोग तो आत्महत्या भी कर लेता है। छोटा मोटा जिसके घर में परिस्थिति खराब है, उसके घर के लिए 10,000 से 5,000 का वेतन भी बहुत कुछ कहलाता है, बहुत मायने रखता है। ये इसलिए हम लोग का नौकरी बहुत मायने रखता है। इसलिए उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग कि कैसे भी करके ये हम लोग का नौकरी मिल जाए। और जहाँ तक की उम्मीद है, जब तक होगा तब तक हम लोग दौड़ेंगे। 6 महीना से दौड़ रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं और आगे भी नहीं हारेंगे।
धरना धरने की भी बात आएगी तो हम लोग वो भी करेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। बस हम लोग का अपना अधिकार चाहिए, सबका मौलिक अधिकार है, हम लोग को भी चाहिए। हेमंत जी, एक बड़ी बात कह गई है बेटी कि वोट देने का जब उम्र 18 साल है तो नौकरी पाने का 19 क्यों? हम क्या समझदार नहीं हुए? हम क्या युवा नहीं हैं? हमें समझने की शक्ति नहीं है कि आप 1 साल खिसका के हमारे साथ दोहन कर रहे हैं, हमारा दोहन कर रहे हैं। क्या कहना चाहती हो? हम लोग का सभी कैंडिडेट से हेमंत सोरेन जी से निवेदन है कि हम लोग को न्याय दे दीजिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतना हम लोग दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, पेरेंट्स लोग घर से निकलने नहीं देते हैं। कितना प्रॉब्लम से हम लोग निकलते हैं, पढ़ाई किए, सारा चीज करके आज हम लोग यहाँ ये मुकाम हम लोग हासिल कर चुके थे, और मतलब किसी को खाना देकर और लूटा जाए तो उसको कैसा लगेगा? मुंह का निवाला लूट लिया गया इन बच्चियों के साथ। अभी तो थोड़ा सा इनका दर्द कम हो गया है, लेकिन जब मैं शुरू में इनका बाइट लेता था मैं भी सिहर जाता था। वो बाप रात रात भर नहीं सोता था जिनकी बच्चियों का नौकरी हो गया था कि बच्चियां सुसाइड ना कर लें, बच्चियां कुछ कर ना ले, क्योंकि समय ही ऐसी थी, स्थिति थी ऐसी, परिस्थिति थी ऐसी। लेकिन चलिए, ये बच्चियां समझदार थी, कहीं कोई गलत कदम नहीं उठाई, लेकिन सरकार और प्रशासन को ये होना चाहिए कि इनका कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी मेहनत उतने ही किया है जो आज ट्रेनिंग में जाने वाले कर रहे हैं। पूरा मामला बताइए, क्योंकि आप पहले दिन से, पहले मिनट से आप इन बच्चियों के साथ। जी, ये मामला होमगार्ड का है, जिसमें कि सभी कैंडिडेट से 2023 में मार्च के आसपास फॉर्म भराया था और दिसंबर से लेकर जनवरी तक सबका दौड़ वगैरह हुआ। और दौड़ में इन लोग का क्लियर एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, जिसका भी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो। तो दौड़ने से पहले इन लोग को एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा था और दौड़ाया गया, फील्ड में देखा भी गया। जब इन लोग का एज कम था तो एडमिट कार्ड में तो क्लियर लिखा हुआ है, उन लोग को वहीं पे छांट दिया गया होता, तो उन लोग को नहीं छांटा गया। उन लोग के बाद दौड़ाया, मेडिकल भी लिया, रिटन भी एग्जाम लिया, और सबसे बड़ी चीज़ तो इन लोग का मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया, मतलब रिजल्ट भी आ गया है, जो कि रिजल्ट का एक कॉपी है मेरे पास। ये देखिए, पूरा का पूरा रिजल्ट है इन लोग का, जितना भी है पूरा का पूरा रिजल्ट है ये। पूरा रिजल्ट जब आ गया तो रिजल्ट के बाद सब लोग का मन में उम्मीद आता है कि चलो अब मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जब हम लोग होमगार्ड ऑफिस में गए, ये पुलिस लाइन में, तो वहाँ सब बोला जा रहा है कि आप लोग का अंडर एज है, एज कम है 1 साल। तो जब एज कम था तो सवाल यही आता है कि जब एज कम था तो एडमिट कार्ड अब कैसे जारी कर दिया और रिजल्ट कैसे दे दिए। इसी के लेकर सब लोग में आक्रोश है। और आक्रोश के साथ साथ जब हम लोग धरना दिए कि जब ठीक है हम लोग का क्यों नहीं होगा, तो दूसरा मेरिट लिस्ट एक और आ रहा है। और दूसरा मेरिट लिस्ट इतना जल्दी में था सर कि देखिए, एक जो होम गार्ड के जो मेन अध्यक्ष होते हैं मैडम, उनका एक साइन भी नहीं है सर, ये ध्यान से देख सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सर फॉल्ट है। तो हम लोग का बस यही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि जितना भी हम लोग अंडर एज के अभ्यर्थी हैं उनको कंसीडर किया जाए, सबको सिलेक्शन दिया जाए। और इसमें ज़्यादातर जो है वो सिस्टम का गलती है। सिस्टम का काम होता है कि कहीं भी हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो ये ऑनलाइन फॉर्म है, तो सिस्टम का काम ही होता है कि उसको फिल्टर करेगा। अगर आपको 19 साल चाहिए, 18 साल चाहिए या 20 साल चाहिए, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है एज का, उसका सिस्टम का काम है फिल्टर करना। जब आपको 19 साल ही चाहिए तो 18 साल वालों का फिल्टर कर देते, या 20 साल वाला चाहिए तो आप फिल्टर कर देते। तो सर कहीं ना कहीं ये सिस्टम का गलती है। इसमें किसी कैंडिडेट को फंसाया ना जाए और कैंडिडेट पर ये बोझा ना दिया जाए कि तुम्हारा गलती है। डीसी साहब हम लोग को बोल रहे थे कि तुम्हारा गलती है। तो सर आजकल सब लोग जान रहे हैं कि बेरोजगारी का कितना दौर चल रहा है। एक चपरासी का वैकेंसी आता है तो उसमें बीए पास एमए पास लोग भर देते हैं। तो सर ये तो होमगार्ड की वैकेंसी है। तो इसमें सर जिसको भी जरूरत लगा, जिसको लगा कि हाँ हमको जरूरत है, वो सब लोग सर हम लोग फार्म भर दिए। तो सर अगर सिस्टम का काम होता कि फिल्टर कर दिया होता तो आज सर इतना हम लोग के साथ परेशानी नहीं होता। आज सर हम लोग 6 महीना से परेशान है, 6 महीना से रांची दौड़ रहे हैं, तो कहीं जा रहे हैं तो कहीं कौन मंत्री के पास जा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सर हम लोग का बहुत तकलीफ है, बहुत अंदर से आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। लेकिन क्या करें, सिस्टम के आगे मजबूर है सर। फिर भी कोशिश कर रहे हैं, कि उम्मीद लगाए हैं। सीएम साहब के पास गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, तो हम लोग का ये रिसीविंग भी मिला है और मैडम से भी बोला गया है कि आपका एप्लीकेशन ये जो है आपका प्रोसेस में है, जांच हो रहा है, जांच होने के बाद उम्मीद भी हो जाएगा।
ये 12 तारीख को हम लोग गए थे। तो मैडम पूरा हम लोग का उम्मीद है, इसलिए हम लोग थोड़ा लगे हुए हैं और बहुत उम्मीद है, इसलिए सर के पास भी हम लोग गए हैं और आगे का जो प्रक्रिया होगा सर हम लोग को बताएंगे। और अगर नहीं होता है तो सर हम लोग आगे कुछ और कदम उठाएंगे, जैसे धरना प्रदर्शन करेंगे या कहीं और मिलेंगे या कुछ और भी कदम सर हम लोग उठा सकते हैं। तो अगर नहीं हुआ तो ये होमगार्ड अभ्यर्थी उग्र भी हो सकते हैं, ये इशारा है। और अगर बच्चे उग्र हो जाएं क्या होता है वो देख ही सकते हैं। पर ये झारखंड सरकार है, इनके कान पे जू नहीं रेंगती, चाहे वो किसी मामले में। तो ये धरना प्रदर्शनों का राज है, जहां किसी को कुछ नहीं होना। लेकिन हेमंत जी, अब चुनाव आने वाला है, बस कुछ ही समय बच गए हैं, उसको देख करके संज्ञान में लेके इन होमगार्ड अभ्यर्थियों का निपटारा कर दीजिए, नहीं तो वो आपका निपटारा कर देंगे। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी मन बना चुके हैं। अगर आपने मन बनाया है तो ये भी मन बना लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको संज्ञान में लेना है। आप आए हैं, ऊर्जावान मंत्री हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं, आप ऊर्जा से फिर से मुख्यमंत्री बने। तो इन बच्चों का सुनिए और इनको नौकरी दीजिए। इनका यही मांग है, इनका यही मांग है। समय में निर्भीक होकर के एक आयरन लेडी की तरह पूरे झारखंड का मान सम्मान रखने वाली कल्पना सोरेन में उसका हृदय तल जाता है। उन्होंने आज ज्वाइन किया हुसैनाबाद में, कितनी मजबूती मिलेगी पार्टी को? गुड्डू कहाँ गया? क्या लग रहा है? अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, हमारा परिवार पहले से भी मजबूत है और इसको और मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे साथ में आज हमारे आलोक कुमार सिंह 750 लोगों के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा में सम्मिलित हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले से भी मजबूत व्यक्ति है और मजबूत युवा के साथ में, क्योंकि ये झारखंड को बहुत ज्यादा उम्मीद है। और हम लोग आने वाले हमारे आगामी विधानसभा चुनाव में हमारे साथ जितने लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत सबको धन्यवाद भी देना चाहूँगी। और मैडम, जिस तरह से लोकसभा में जो रिजल्ट आया 4 सीटों पर, जिस तरह से 4 सीटों पर, आगामी विधानसभा में क्या सीन देख रही हैं आप? देखिए, मैं जनता का क्या? हमारे समय पास समय कम है और वो कम समय में हम लोग किस तरीके से बहुत धरातल पे हमारे बाकी कार्यक्रमों को ला सके। और हमारे पंचायत बहुत लगे हुए हैं और अभी चुनाव खत्म होने के बाद भी आप देख सकते हैं वो बहुत हमारे झारखंड के सारे कार्यक्रम जितने भी हो रहे हैं, चाहे आप फ्री बिजली की बात हो, 200 यूनिट की हो, और हमारे अभी बहाली होने वाली है। मैं आश्वस्त कराना चाहूँगी हमारे झारखंड की जनता को कि जो काम हेमंत जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे, अभी हमारे चंपई चाचा जी इसको बहुत अच्छी तरीके से हमारे गठबंधन के लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक यू। सीट पे विजय हासिल किया है। आगामी लोकसभा में क्या है? आगामी विधानसभा में हम लोग कहते नहीं हैं, हम लोग करने में विश्वास रखते हैं। हम लोग स्पष्ट बहुमत से, अपार बहुमत से हम लोग फिर से मानसिकता की हम लोग सरकार का काम करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता हमारे साथ खड़ी है और जनता ने ये दिखला दिया। लगातार पार्टी से लोगों का जुड़ाव हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? में अब पार्टी के नीति सिद्धांत, पार्टी ये जनता की पार्टी है, ये जमीन की पार्टी है, माटी की पार्टी है और ये जनता अब अच्छी तरह से समझ चुकी है कि कोई भी गठबंधन या कोई भी दल अगर है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसके साथी जो हमारे गठबंधन के इंडिया गठबंधन के साथी हैं वही जनता को हक अधिकार दिला सकते हैं और यहाँ जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया उस उद्देश्य की पूर्ति करा सकते हैं। इसलिए तेजी से लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कर रहे हैं। हाँ, कितनी खुशी है और कितना मजबूती मिलेगा इस इलाके में पार्टी को? एक महिला को देखते हुए कल्पना सोरेन बहन ने जो करके दिखाया, उसको देख करके कि जब महिला ऐसा कर सकती हैं तो हम युवा क्यों नहीं कर सकते। और सिंचाई, पढ़ाई और दवाई, सिंचाई के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र काफ़ी पीछे है। स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में पूरे पलामू जिला काफ़ी पीछे है। और पढ़ाई, शिक्षा के विभाग में आप देखते होंगे कि जहाँ 10 क्लास तक का भी स्कूल है, हाई स्कूल भी है, वहाँ पर शिक्षक 2 ही हैं। तो शिक्षा विभाग का स्थिति बहुत ही लचर है। हम कोशिश करेंगे
कि प्रबुद्धता के साथ सब लोग के साथ कदम से कदम मिला करके और समाज हित के लिए, जनहित के लिए जो बन पड़ेगा, सदैव तत्परता के साथ कार्य करेंगे। क्या लगता है आगामी विधानसभा में भागीदारी रहेगी आपकी? ये तो अभी नहीं कर सकते हैं, ऊपर वाले के हाथ में है, जैसा आप सबों का आशीर्वाद। जिला परिषद में पहले भी सबसे ज्यादा काम लेकर के आए आप, जेएमएम ज्वाइन करने के बाद कितनी पूर्ति और कितना विकास कार्य तेजी से होगा? अभी तक हमारा मानना है कि पूरे प्रदेश में तो हम पंचायती राज से जिला परिषद में सबसे ज्यादा काम किया, लेकिन वो काम से हम तनिक भी संतुष्ट नहीं है। हमारे लिए बहुत बड़ी ही चुनौती है। हम चाहते हैं कि जेएमएम सरकार का साथ मिले हमको, और भरपूर तरीके से अधूरे जो सपने हैं हमारे पूरे पलामू जिला के लिए, सभी जिला परिषद मेंबर के लिए, पंचायती राज पंचायत स्तर के लिए, उसको हम पूरा करें। रांची का सुप्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर जो सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, और जैसा कि आप सब जानते हैं यहाँ लोग मन्नत मांगते हैं और पूरा होता है। अपने मन्नत का प्रसाद भी चढ़ाने यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, यानी भारत का सुप्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर। आइए हम ऊपर चढ़ चुके हैं और यहाँ से आपको रांची का पूरा दृश्य और परिदृश्य दिख रहा है। मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ और अब मंदिर में जा रहा हूँ, और यहाँ भव्य पूजा अर्चना जो सुबह की होती है, जो बाबा भोलेनाथ का स्नान पूरा विधिवत जो पूजा होता है, जो श्रृंगार होता है, वो पूरा आप देख रहे हैं और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आज सुबह की पूजा बाबा भोलेनाथ की भव्य, और देख करके मन तृप्त हो गया। ऐसा लगता है कि यहीं बैठे रहें और इस दृश्य को देखते रहें, क्योंकि ये पूरा दृश्य मन मोहने वाला है और बाबा भोलेनाथ के दरबार में ये पहाड़ी मंदिर में घुसते ही बाएं हाथ पे एक बड़ा भव्य और दिव्य शिवलिंग, जिसकी लोग पूजा करते हुए, आइए देखते हैं इस पूजा की भव्य व्यथा कि लोग सुबह सुबह आकर के भव्य पूजा करते हैं, मग्न हो जाते हैं। नित्य दिन पहाड़ी मंदिर आते हैं और पूजा पाठ करते हैं, क्या मान्यता है इस मंदिर का? पहाड़ी मंदिर जो है यहाँ रांची में स्थित है, और यहाँ बाबा भोले की कृपा पूरे रांची में बरसता है। उनकी कृपा से रांची में सुख, शांति और समृद्धि होती है। यहाँ आने वाले और यहाँ से गुजरने वाले सभी भक्त भगवान को बहुत श्रद्धा से नमन करते हैं और नमन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे जो मन्नत मांगी जाती है वो पूरा होती है, इसलिए लोग मन्नत मांगते हैं, अपनी चुंदरी बांधते हैं और मन्नत मांगते हैं। क्या मान्यता? जी सही बात है। सर्वप्रथम यहाँ नागदेव का दर्शन हुआ था। नागदेव के दर्शन के बाद यहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई है, और यहाँ जो भी अपना मनोकामना रखते हैं उन सभी का मनोकामना बाबा भोले पूर्ण करते हैं।
ऐसी यहाँ मान्यता है और यह मानता नहीं, सही बात है। जो भगवान से या भगवान पे विश्वास नहीं है उनको क्या कहना चाहते हैं? भगवान को मानने की अलग अलग लोगों की विधि है। जो नहीं मानते हैं वो भी भगवान को मानते हैं, ऐसा नहीं जो नहीं मानते, तरीका उनका अलग है, वो बताते नहीं हैं अपने मुंह से, लेकिन ईश्वर को वो भी याद करते हैं, जिस रूप से याद करते हैं। और जैसे सूर्य की रोशनी सभी पर पड़ती है, मानने नहीं माने, उसी प्रकार बाबा भोले की आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता है, जो मानता वो भी, नहीं मानता। हम पहाड़ी मंदिर में हैं और हमारे साथ प्रेम शंकर जी हैं जो यहाँ पूजा पाठ करते हैं। कितनी पुरानी मंदिर है ये पहाड़ी मंदिर, थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी जानकारी में इस मंदिर का इतिहास 100 बरस का है। ये मंदिर 100 बरस पहले यहाँ फांसी दिया जाता था, फांसी टुंगरी कही जाती थी। उसके बाद नाग बाबा की पूजा प्रारंभ हुई, उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ। जैसा कि मान्यता है, जो यहाँ मन्नत मांगने आते हैं उनका मन्नत पूरा होता है और दूर दूर से लोग आते हैं मन्नत मांगने। बहुत जागृत स्थान है, जो भी लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, मन्नत मानते हैं ना, वो ईश्वर उनकी इच्छा पूरी करते हैं। लोग मेन प्रसाद क्या लेके आते हैं महादेव को चढ़ाने? महादेव को चढ़ाने के लिए नारियल का ही मुख्य रूप से लोग प्रसाद लेके आते हैं, बाकी सभी तरह के प्रसाद चढ़ते हैं। मतलब मन्नत की बात कही जाए ना, तो मैं मेरी 3 बेटियों के बाद 11 बरस के बाद चौथे बेटे का सोमवार के दिन ही जन्म हुआ। जब मैं यहाँ आना प्रारंभ किया 1 साल में ही जन्म हुआ, तो इससे बड़ी बात क्या मैं आपको बताऊँगा। इसीलिए श्रद्धा जगी और नित्य दिन आ पाते हैं। 29 वर्ष हो गए हमको आते हुए यहाँ। और सारे लोगों से क्या कहना चाहते हैं जो आस्था पे और भगवान पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि साक्षात आप मेरे सामने हैं। जो तो भगवान हैं उन पे भरोसा करिए, हाँ, और वो जो है सो उनकी लाठी में आवाज़ नहीं है, वो जो है सो सब पूरा करते हैं, सब देखते हैं। आज हम लोग पेड़ लगाने के लिए रैली कर रहे हैं और अब इस बार का झारखंड का तापमान भी देख सकते हैं, 1 डिग्री हो गया। अगर अगली बार 60 हो गया तो इस बार कोई जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए आप लोग भी पेड़ लगाएं। हम लोग अपने डाल्टनगंज को रेगिस्तान नहीं बनाना चाहते, हम लोग अपने डाल्टनगंज को हरा भरा बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे पानी की कमी ना हो। इसलिए हम लोग पेड़ लगाने के लिए निकले हैं द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल से, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 500 पेड़ लगा सकें। गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चों के साथ आज पूरी गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन ने आज एक जागरूकता रैली निकाली है, साथ में वृक्ष वितरण करने का ठाना है। पहले भी इन्होंने वृक्ष वितरण किया है और 1 सप्ताह से कर रहे हैं। उसके साथ आज बच्चों का जो कार्यक्रम है, जो जागरूकता रैली है, वो मन मोहने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्केटिंग से बच्चे वृक्ष बचाओ वृक्ष लगाओ के नारे लगाते हुए चल रहे हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम इन्वायरमेंट बचाने के लिए, वृक्ष लगाने के लिए, सोख्ता बनवाने के लिए पलामू वासियों को जागरूक करते ये गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे और उनके सभी टीचर, प्रिंसिपल और उनके निदेशक। तो नगर निगम के चौक चौराहों पे खड़ा होकर उन्होंने कर्तव्य दिखाया और लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूकता फैलाया। तो एक बड़ा कार्यक्रम पलामू के लिए, पलामू वासियों के लिए, पर्यावरण के लिए, सब ने एक ही बात कही, वृक्ष लगाओ वृक्ष बचाओ, पानी बचाओ पानी बचाओ। पलामू के लिए पेड़ कितना जरूरी, क्योंकि आज जागरूकता अभियान है गुरुकुलम इंटरनेशनल के द्वारा। देखिए, पलामू में आप देख ही रहे कि पूरे भारत में टॉप कर रहा है तापमान, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है और यहाँ के लोगों को जागरूक करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और पानी का जो स्तर नीचे जा रहा है उसे हम लोग ऊपर ला सके और लोगों को मतलब पानी से निजात मिले। कॉमेडी मैम, वृक्ष लगाना पलामू के लिए और इस पृथ्वी के लिए कितना जरूरी है? जी, हम लोग गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल के तरफ से इस बार कुछ अच्छा सोशल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज किए हैं, जिससे हम लोग का ही नहीं
बहुत सारा बच्चे भी इससे कुछ सोशल मैसेज सीखे और ये इम्पोर्टेंट समझे कि हम लोग को ट्रीज कट डाउन जो हम लोग कर रहे हैं, खास करके पलामू में लॉकडाउन के बाद हम लोग बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, रैपिड डेवलपमेंट देख रहे हैं। जल्दी जल्दी मॉल्स आ जा रहा है, हाईवेज, बहुत सारा डेवलपमेंट देख रहे हैं, जिसके चलते फॉरेस्ट कट डाउन होते जा रहा है। जैसे फॉरेस्ट कट डाउन हो रहा है तो हम लोगों का वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल, स्पेशली आप लोग पलामू का बहुत सारा जगह इसको नोटिस कर सकते हैं पर्सनली भी कि ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज्यादा नीचे चलते जा रहा है। इसका रीजन हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग डेवलपमेंट के लिए बहुत खुश है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग ये भी ध्यान में रखें कि आगे जाके हम लोगों का जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ जाएगा, ग्राउंड वाटर भी कम हो जाएगा और पलामू डिजर्टिफिकेशन की तरफ अपना कदम उठा रहा है। इसीलिए हम लोग ये अवेयरनेस, शॉर्ट अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि जितना भी कम स्पेस रहे उसमें हम लोग कुछ तो प्लांट करें, हम लोग अपना घर में कुछ सोखता बनाए, कुछ तो करें वाटर सेव करने के लिए, ताकि आगे हम लोग पलामू को डेजर्ट के जैसा नहीं, एक डेवलप्ड सिटी के जैसा देखें। जो डेवलपमेंट की ओर हम लोग जा रहे हैं वो और अच्छा से हो और साथ में हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आज हम लोग ये रैली ऑर्गेनाइज किए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत कोई इसके थ्रू कुछ मैसेज जरूर सीखेंगे। और साथ में हम लोग यहाँ प्लांट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोग टारगेट किए थे 500 प्लांट्स लगाने का या डिस्ट्रीब्यूट करने का, जिसमें ऑलरेडी हम लोग हाफ टारगेट कंप्लीट कर दिए थे। पहले ही हम लोग टीचर सबको रैली करके बहुत सारा जगह हम लोग खुद प्लांट करके आए हैं और अब सिटी में हम लोग सोच रहे हैं कि किसी किसी को हम लोग प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट भी करें और सबको ये अवेयरनेस क्रिएट करें हम लोग का स्टूडेंट्स के थ्रू। सर, वृक्ष लगाना कितना जरूरी है? वृक्ष लगाना जरूरी है कि अभी स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। और यहाँ पलामू में तापमान देख रहे हैं 48, साढ़े 48 डिग्री हो जा रहा है और इतना दिक्कत हो रहा है कि सब चीज फेल हो जा रहा है, इसलिए वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है। लगाने के लिए जागरूकता रैली, क्या कहना चाहते हैं? ये पेड़ लगाने के लिए ये कहना चाहते हैं कि पेड़ लगाइएगा तो गर्मी थोड़ा कम होगी और पेड़ हमें बहुत कुछ देती है, बदले में हम उन्हें कुछ नहीं दे पाते हैं। इसलिए पेड़ लगाइए और पर्यावरण को बचाइए। आज वृक्ष लगाओ वृक्ष बचाओ, आप लोग रैली निकाल रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? इसके थ्रू हम लोग कहना चाहते हैं कि लोग पेड़ लगाए। पलामू में जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है या पेड़ नहीं लगा रहे, तो इसके द्वारा हम लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि पेड़ लगाएं, पानी बचाएं। इससे क्या कहना चाहती हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पवन सर ने हमें वृक्ष लगाओ पे डांस भी बहुत अच्छे से सिखाया है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग वृक्ष लगाएंगे, हमारा पलामू डेजर्टिफिकेशन से बचेगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पलामू में रैली कर रहे हैं कि पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, और फिर इससे हमारा पलामू जो है वो ग्रो करेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग आए हैं, सबको बोल रहे हैं पेड़ लगाओ, पलामू को बचाओ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग के स्कूल के द्वारा ये सब किया जा रहा है, वृक्ष लगाओ वृक्ष बचाओ, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। इसके डांस, स्केटिंग सब कुछ है इसमें। बोलो। मैं यही कहना चाहता हूँ, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। जो हमारे पलामू है बहुत हरा भरा, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, पलामू को हरा भरा बनाओ। कि GIS की जैसे सेव वाटर सेव लाइफ बोले तो कि हमें पेड़ बचाना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए और ज्यादा ये पेड़ पौधा लगाना चाहिए। हमने जमशेदपुर में जाकर 550 करोड़ रुपए डाले और कहीं नहीं डाला। इसका सिंपल रीजन यही है कि टाटा में बच्चों को रोजगार का अवसर मिलेगा, या वो इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, फार्मेसी हो, नर्सिंग हो, बायोटेक हो, ऑप्टोमेट्री हो, BBA, BCA, BCom, फैशन डिजाइनिंग, मास को जो भी कोर्स एक बच्चा सोच सकता है, जनरल कोर्स, वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है।
कि नैक द्वारा ए ग्रेड अभी अभी मिला है हमको, और नैक ए जो है वो इतनी आसान चीज़ नहीं है। पूरे इंडिया में 1800 यूनिवर्सिटी हैं, उस 1800 यूनिवर्सिटी में से 400 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनको नैक की रेटिंग है, और मात्र 110 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं पूरे भारतवर्ष में जिनको नैक ए या ए से ऊपर की रेटिंग है। अर्का जैन यूनिवर्सिटी जो कई साल से झारखंड के बच्चों को पढ़ा रहा है, सुविधा दे रहा है, जो जमशेदपुर में स्थित है, और इनका कहना है और मानना है कि झारखंड के बच्चा झारखंड में ही पढ़े और झारखंड में ही अपना भविष्य उज्जवल करे। यहाँ से बच्चे जाते हैं, बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन वो सुविधा जो इनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो वो सुविधा इनको इनके घर में मिलेगी, और सारी सुविधाओं से लैस है ये अर्का जैन यूनिवर्सिटी, और जो पढ़ाई इनको चाहिए वो अर्का जैन यूनिवर्सिटी ने व्यवस्थित और सुव्यवस्थित किया है। इनका कहना है आप आएँ और हमारे यहाँ पढ़ें। तो देख रहे हैं बच्चों का सेमिनार एक डाल्टनगंज में रखा गया है, जहाँ पे बच्चे आए, देखेंगे और अपनी एडमिशन लेंगे, शिक्षा लेंगे। कितने साल से है ये अर्का जैन यूनिवर्सिटी और सुविधाएं क्या है? अर्का जैन यूनिवर्सिटी जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बैंगलोर का यूनिट है। पिछले 13 सालों से हम लोग जमशेदपुर में हैं और 6000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। हमारा एक ही सिंगल मोटो है, और जिसके साथ जब रघुवर दास जी की सरकार थी, मोमेंटम झारखंड हुआ, तो 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने जमशेदपुर में किया, और उस समय एक सिंगल मकसद के साथ हम यहाँ जमशेदपुर में आए कि झारखंड के बच्चों को झारखंड से बाहर ना जाना पड़े, वो पलायन रुके, जिसके वजह से बच्चे बहुत दूर अपने घर से सुदूर एरियाज में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, और वहां पर जाकर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारा मकसद एक क्लियर है कि झारखंड से ब्रेन ड्रेन रोकना। जो माइग्रेशन झारखंड के बाहर हुआ है, अपने राज्य के बच्चे अपने राज्य में ही रुककर पढ़ाई करें, और यहाँ ही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और प्लेसमेंट की सुविधा मिले। कोटा में एलएन और भी जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो यहाँ के बच्चे वहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं, तो क्या आप कोटा जैसा शिक्षा दे पाएंगे? सर बिल्कुल, अगर मैं आपको बताऊं तो ये यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, और ये नैक द्वारा ए ग्रेड है। तो पूरे बिहार, झारखंड और बंगाल में एकमात्र ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो नैक द्वारा ए ग्रेड है। अर्का जैन यूनिवर्सिटी में जैसा मैंने आपको बताया 6000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 6000 गार्जियन का ट्रस्ट है। 13 साल हो चुके हैं इसको, और 3000 से भी ज्यादा बच्चे आज तक प्लेसमेंट ले चुके हैं। सर सबसे लोवेस्ट जो हम देते हैं वो 2.5 लाख रुपए है। इससे सबसे हाईएस्ट हमारे कैंपस से DEN शो में 23 लाख रुपए का गया है। रविंदर कौर है बच्ची का नाम जी। इसके अलावा सारे पॉसिबल कोर्सेस हैं, आप जो भी कोर्स सोच सकते हैं, या फिर वो इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, फार्मेसी हो, नर्सिंग हो, बायोटेक हो, BBA, BCA, BCom, PhD तक, डॉक्टरेट तक हमारे यहाँ पे अवेलेबल। बच्चे हमारे वेबसाइट पर www.arkajainuniversity.ac.in पे जा सकते हैं, गूगल पे अर्का जैन यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, और वहां पर जाकर जमशेदपुर में विजिट करके अपना जो है एडमिशन की प्रक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट सर अगर है तो हमारे यहाँ पे लोकल अथॉरिटी है नीतीश कुमार वर्मा, जो कि यहाँ पर ही हमारा पूरा की एडमिशन की प्रक्रिया देखते हैं। साथ ही बच्चे बहुत आसानी से हमारे साथ वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां उनको सारी चीजों की जानकारी मिलेगी, क्योंकि वो पूरी एडमिशन टीम है या फिर काउंसलिंग टीम है जो बच्चों की मदद करेगी उनको डिसीजन लेने में और उसको उनके करियर के चुनाव। बच्चे अभी नर्वस हो जाते हैं अगर 10th करने के बाद 12th करने के बाद क्या चुने, उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हम आए हैं आज आपके शहर में। जो आपने बहुत सही कहा कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बच्चों के माइंड में। तो मैं खुद 17 सालों से एजुकेशन में हूं, और मैं एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर भी हूं, और साथ में मेरी पूरी टीम आई है यहाँ पर आज, जहाँ पे हम बच्चों को ये मदद करेंगे, उनसे खुलकर 1-on-1 बात करेंगे। कई बार बच्चे प्रेशर में गार्जियन के सामने नहीं बोल पाते, कई बार अपने फ्रेंड्स के सामने शेयर नहीं कर पाते, लेकिन आज हम एक एक करके एक एक बच्चे से बात करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कंफर्ट जोन में लाने की, और उसको बताने की कि आपके लिए आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा करियर सही है। देख सकते हैं कितने लोग, कितने छात्र संगठन आप आज घेराव किए परीक्षा नियंत्रक का, क्योंकि इनकी विफलता इनसे चल ही नहीं रही है। इनकी इनसे चल ही नहीं रही है। आप क्या इनसे उम्मीद कर सकते हैं? अभी तक से गढ़वा में एग्जाम हो रहा है, जो एग्जाम अभी यहाँ कैंसिल हो चुका है, गढ़वा में एग्जाम लिया जा रहा है। अब उसको भी फिर कैंसिल करवाएंगे, वहाँ के बच्चे भी खुद परेशान होंगे कि अब हम जाए तो जाए कहाँ, वहाँ भी एग्जाम चल रहा है। अब उनको मालूम चलेगा कि अब मेरा एग्जाम कैंसिल होने वाला है, अब उन पर क्या बीतेगी आप समझ सकते हैं। देखिए इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये रिजाइन दे, 12 साल से ना बैठे हुए हैं 2 पोस्ट पे लेके, इनसे कुछ नहीं होगा, ये जाके डायरेक्ट रिजाइन दे। यहाँ विद्यार्थी खड़ा हुए हैं, यहाँ आए हुए एग्जाम देने आए थे, लेकिन यहाँ की
बदलाहाली यहाँ की स्थिति को देखते हुए लोग यहाँ एडमिट कार्ड में अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जामिनेशन आज एग्जाम का डेट था, लेकिन यहाँ पर एग्जाम ही कैंसिल कर दिया गया। इसीलिए यहाँ अपने भविष्य को बनाने के लिए यहाँ के विद्यार्थी आता है, लेकिन आते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ का भविष्य यहाँ का बर्बाद होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ विश्वविद्यालय इतना चरमराई हुई स्थिति है। लोग यहाँ भविष्य बनाने आ रहा है, लेकिन यहाँ का सब उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। 3 साल का डिग्री 5 साल में मिल रहा है, 6 साल में मिल रहा है। एडमिट कार्ड पर एग्जामिनेशन कुछ और डेट में आ रहा है, उसका एग्जाम कुछ और डेट में लिया जा रहा है। यहाँ जो भी अभी एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, इनका ऐसा बर्ताव है स्टूडेंट के प्रति, आप देख सकते हैं एक भी जवाब नहीं दे पाए। जितना भी स्टूडेंट लोग अभी सवाल किया, एक भी जवाब नहीं पाए। यहाँ की चरमाई हुई स्थिति को देख रहे हैं हम लोग। छात्र नेता जेसीएम से हम लोग जेसीएम पूरा आंदोलन कर रही है इसके खिलाफ, आज प्रदर्शन कर रही है। इसका जवाब नहीं देगी तो हम लोग यहाँ एग्जामिनेशन कंट्रोल का अभी इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा नहीं देंगे तो उग्र आंदोलन करेगी जेसीएम छात्र मोर्चा। मैं एनजीओ का कल का भी डेट देते हैं। रांची में भी हमारा कॉलेज चल रहा है, बार बार आते हैं सिर्फ एग्जाम के लिए और एग्जाम कैंसिल हो गया। विश्वविद्यालय का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बैंक में मानिए कोई जवाब नहीं होता है। नाम कैसे कराते हैं, कंपनी को रखे हुए हैं, इंक नहीं है। आपके परीक्षा विभाग में जाकर डिग्री मांगने को होता है, कागज नहीं है, प्रिंटर खराब है, एम्प्लॉय नहीं है, कंट्रोलर नहीं है। लातेहार का विकलांग बच्चा आपसे घूमते रहा, आज का 12 को आया था, कल शाम को किसी भी तरीका से जब आप आए हैं 2 दिन के बाद, तब उसका साइन नंबर टिकट नहीं होता है। आप परेशान लग रखे हुए हैं हर चीज में, आप छोड़कर क्यों नहीं है कुर्सी? ऐसा क्या कुर्सी में चिपके हुए हैं? करते हैं मार्कशीट लेते हैं, एडमिट कार्ड लेते हैं, एडमिट कार्ड ऑनलाइन कैंसिल कर रहे हैं। क्यों ऑनलाइन किए? ऑफलाइन में क्या था? एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष क्या है आज कॉलेज में बच्चों ने हंगामा किया? आज बीकॉम के 2 जनवरी की परीक्षा थी, जो कि 8 तारीख को ही ले ली गए। यहाँ बच्चे जब आके बैठे तो उन्हें पता चला कि यह परीक्षा 8 तारीख को ही आयोजित हो गए, और आज जो परीक्षा है वो कैंसिल कर दी गई, जो कि बच्चे दूर दराज से आए हुए थे। इन्हें पता भी नहीं था कि हमारा इनको एडमिट कार्ड जो मिला था उसमें 12 तारीख का ही डेट था, लेकिन यहाँ आने पर ही एग्जाम कैंसिल किया गया। बच्चे बहुत दूर दराज से, और यहाँ के जो 18-21 के बच्चे हैं, 19-22 सेशन के बच्चे हैं, ये बाहर के विश्वविद्यालयों में पढ़ने लगे हैं। कुछ बच्चों का जॉब हो गया है और वो जनवरी की परीक्षा देने आए थे, लेकिन यहाँ आने पर उन्हें पता चला कि कैंसिल हो गया है। इसके चलते विद्यार्थी बहुत परेशान थे, तो हमने परीक्षा नियंत्रक का घेराव किया है। क्या क्या मांगे आपने रखी, क्योंकि आपने बहुत कुछ बोला, क्या है उसमें थोड़ा सा यही नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक जब से अपने पद को संभाले हैं प्रभारी के तौर पर, वो पहले से भी 12 साल से कंप्यूटर सेंटर इंचार्ज के पद पर यहाँ पे पदासीन है। उसके बाद भी उनको उनकी कार्यशैली जो है जिस भी वजह से है वो हमेशा विवादास्पद रहती है। जितने इससे पहले जो 1 जनवरी की परीक्षा हुई थी उसमें भी परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा, और उन्होंने कहा कि कंपनी की वजह से गलती हुई है। आज 2 जनवरी की परीक्षा शुरू हुई, उसमें भी कह रहे हैं कंपनी की वजह से है और कैंसिल कर दिया। तो उनसे अगर कार्य नहीं हो रहा है तो विद्यार्थियों के भविष्य को खराब करने से अच्छा है अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने कहा कि रिजल्ट और मार्कशीट के लिए भी पैसे लिए जाते हैं, क्या? 18, 21 और 19, 22 के जो बच्चे हैं उनको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट मिलना चाहिए था। हर विश्वविद्यालयों में मार्कशीट जो है सेमेस्टर वाइज रिजल्ट के बाद मिलता है, मगर 18, 21, 19, 22 और 20, 23 के भी बच्चों को उनका मार्कशीट सेमेस्टर वाइज नहीं मिला। और जब इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि हमको पता ही नहीं था कि छाप के देना भी है, हमने ऑनलाइन जारी कर दिया, जबकि बच्चे उसका पैसा विश्वविद्यालय को देते हैं परीक्षा फॉर्म के माध्यम से। बोलिए क्या है आज छात्रों की मांग, क्योंकि परीक्षा कैंसिल हो गई है। ये परीक्षा बार बार कैंसिल होता है, ये पहली बार नहीं। ये हमेशा का इन लोग का मजाक बना के रखे हैं। हमारे परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मृत्युंजय दीपक और अचानक इन लोग को एग्जाम हॉल में बैठे हुए भी थे, पता चल रहा है कि एग्जाम प्रिंसिपल सर लेकर जाते हैं और एग्जाम कैंसिल है। और इसके बाद हम लोग को इन लोग को हंगामा स्टार्ट हो गई। इसके साथ हम लोग बात चल रही है, सारे लोग बैठे हुए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते यही कि इन लोग के सबको जितने भी आए अटेंडेंस ले, इन लोग के पास किया जाए। बोलिए। विश्वविद्यालय
जब से एग्जाम ले रही है वैसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि बिना विवादित एक भी एग्जाम हुआ है। और अभी कल ही हम लोग का एक बच्चा का जो कृषि विभाग में एटीएम उसका जॉब हो गया है और उसका अभी तक डिग्री, एक सप्ताह पहले उस डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया है, जो अभी तक डिग्री उसको बच्चा मतलब विकलांग है वो, और डिग्री के लिए दर दर भटक रहा है। कंट्रोलर 3 दिन से नहीं थे और बच्चा बहुत परेशान था। और जब हम लोग बोलने गए तो बोल रहे हैं कि कार्टेज खराब है, तो पेज नहीं है, तो प्रिंटर नहीं है। ऐसे विश्वविद्यालय की बहुत सारी गलती है। क्या डिग्री के एवज में पैसे का भी डिमांड किया जाता है? हाँ, ये पता चला है कि वहाँ के कर्मचारी लोग हैं कि ये 1 सप्ताह के अंदर डिग्री बना दिया जाएगा। कुछ पैसा हम लोग तो ऐसा नहीं देखे, लेकिन बच्चा लोग बोलता है। NSY जिला उपाध्यक्ष प्रकाश त्रिपाठी के मैं बोल रहा हूँ। हम ये बताना चाहते हैं कि परीक्षा नियंत्रक को अभी तक 20 बार लेटर पैड पे लिख के दे चुका हूँ कि सर जेएनडीक पेपर का एग्जाम 4 दिन में ले लिया जाए। इन्होंने मना कर देते हैं। हमने ये भी बताया कि रांची विश्वविद्यालय हमेशा 4 दिन में एग्जाम लेके रिजल्ट अभी तक आउट कर देता है, ये नहीं करते हैं। हम इनका हमेशा NCCF के बारे में बोलते हैं कि गलती कर देता है। हम ये बार बार बोल रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर इनके साथ क्या संबंध है कि आप रखे हुए हैं। इनको बार बार हटाने के लिए बोलते हैं, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। हम इनसे यही मांग करते हैं कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, जिससे NPU सुचारू रूप से चल सके, हम बच्चे का जीवन सुरक्षित बना रहे। आज छात्रों का हंगामा परीक्षा नहीं लिए जाने पे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने प्रिंसिपल अफसर से बात की? देखिए, जो एग्जाम 8 जुलाई का था वो इनका एडमिट कार्ड, छात्रों का एडमिट कार्ड में उसको 12 जुलाई के छाप दिया गया। तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन का, परीक्षा विभाग का एक घोर लापरवाही है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके लिए आज NSY यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक का घेराव किया है और इसको हम लोग आगे भी, जब तक इन छात्रों का परीक्षा अगर अच्छे से सुनिश्चित नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन को लगातार करेंगे और इस सब जो छात्रों का जो मांग है उसको हम लोग पूरा कराएंगे। कॉलेज में बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिसमें एक आध गिनवाइए। देखिए, यहाँ पे तो समस्या बहुत है, लेकिन हम लोग अभी 2 दिन पहले ही प्रिंसिपल को ज्ञापन दिए हैं, जिसमें है कि यहाँ पे बराबर जो है क्लास नहीं चलता है, उसके लिए भी सर को बोले हैं। और यहाँ पे जो खेल कूद होता है वो समय पे नहीं हो पाता है, युवा महोत्सव कार्यक्रम नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी चीज है जो हम लोग अभी ज्ञापन दिए हुए हैं सर को, और 4-5 दिन के अंदर हम लोग यहाँ पे आंदोलन भी शुरू करने वाले हैं। और जो छात्र का नामांकन नहीं हो पा रहा है, सीट बढ़ाने का भी मांग किए हुए हैं। तो बहुत सारा मुद्दा है GLA कॉलेज में जो कि छात्रों की समस्या बनी हुई है। आज बच्चे परेशान हैं और ये पहली बार नहीं है, ये बार बार होता है। ऐसा क्यों होता है? ये पहली बार की घटना नहीं है, ये मेरा चौथा खबर है जब बच्चे आए हों दूर दराज से और परीक्षा। ठीक है, आज हम आए हैं, आपको पता है कि हम चार्ज लिए हैं। ये क्या बात है, क्यों होती है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, आपको जरूर। ठीक है, तो सुना आपने, नए आए हैं और उनको कुछ पता ही नहीं है काहे के लिए चार्ज लिए थे भाई। और ये पहली बार नहीं, ये बार बार गलती होती है। आप भी तो इसी कॉलेज के स्टाफ हैं, आइए देखिए। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. एक नाम गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज, जो अपने ज़माने में एक शान हुआ करता था, लेकिन नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के बनने से ये कॉलेज का नाम बिल्कुल खराब हो रहा है। और जानते हैं कि ये पलामू का नाक है, लेकिन बार बार एक ही त्रुटि। बच्चे आते हैं, एग्जाम देने आते हैं, पेपर ही नदारत, जिस पेपर का एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर ही नहीं। आइए, बच्चे प्रिंसिपल साहब से मिले हैं, लेकिन कोई निदान नजर नहीं आता है। परीक्षा का डेट आगे बढ़ा दिया जाता है। कोई बच्चा रांची से आया है, कोई पटना से आया है, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं परीक्षा देने, क्योंकि इसी के भरोसे नहीं है।
लोग अपना धुआं धंधा कर रहे हैं, अपना कोई पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कछुआ का जो चाल है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का, वो जग जाहिर है। लोग कहते हैं इससे बढ़िया रांची यूनिवर्सिटी ही था। तो आइए हम उन छात्रों से बात करते हैं, उन छात्र नेताओं से बात करते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है जो आप लोग आज प्रिंसिपल के चेंबर का घेराव किए हैं, क्या बात है? जी, मैं बीकॉम का छात्र हूँ, 2018 से 21 बैच वाला हूँ मैं, और हमारा ग्रेजुएशन कब का खत्म हो चुका था। एक साल के बाद हमें सरप्राइज मिलता है कि अरे तुम्हारा ग्रेजुएशन खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद ऐसा होता है कि सेकंड जेनरिक पेपर जो आज का जो एग्जाम था, वो जो है वो रोज रोज आगे डेट बढ़ाया जा रहा है। हम लोग इतने छात्र जो हैं वो एग्जाम देने आए हुए थे, लेकिन आज पीड़ित हूँ मैं। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। 2018 बैच वाला मैं हूँ और आज 2024 हो गया और शर्म से मुझे कहना पड़ रहा है कि आज तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाया। अभी ऐसा लगता है कि मैं एमकॉम और बीकॉम दोनों साथ कर रहा हूँ। मुझे गुजारिश यही है कि बस इसका कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकले और इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। क्या है दिक्कत, क्या है पीड़ा? पीड़ा यही है सर कि मान लीजिए जब कॉलेज को पता था कि 8 तारीख को एग्जाम है और 12 तारीख को गलत डेट हो गया है, उसको 6 तारीख को उनको पता चल गया है, ठीक है ना। लेकिन आज भी हम लोग जब आते हैं कॉलेज तो चेयर में देखते हैं सबका रोल नंबर सीट बाय सीट किया गया है। हम लोग सब अपना सीट में बैठते हैं और उधर से फिर सर आते हैं, बोलते हैं कि नहीं एग्जाम कैंसिल है, आज नहीं था, वो 8 तारीख को था। जब वो कैंसिल था एग्जाम तो क्यों रोल नंबर वहाँ चिपकाया गया, क्यों रोल नंबर सबको सीट दिया गया? हमको तो बात ही कुछ और लगता है इसमें। बात ही कुछ और लगता है। कुछ बच्चियां हैं जो बड़े दूर दूर से आई होंगी एग्जाम देने। कहाँ से आई हैं एग्जाम देने? बरवाडी से। बरवाडी से। हाँ। क्या आई तो क्या दिखे? आए तो पहले तो लगा कि एग्जाम है, एग्जाम हॉल में जाके हम लोग को बैठाया गया। वहाँ जाके बैठने के बाद 2 बजे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का एग्जाम नहीं होने वाला, एग्जाम कैंसिल हो चुका है। यहाँ आके जवाब मांगते हैं तो यहाँ जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम लोग का सीधा मांग है कि इतने दूर से हम लोग आए हैं, बताइए इतना कष्ट उठा के भाड़ा लगा कि इतना दूर से हम लोग आ रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं है आने के लिए। सुबह वाले ट्रेन से हम 4 बजे भोर में उठ के हैं, बताइए 4 बजे सुबह आए हैं पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए आए हैं। यहाँ एग्जाम का कोई मतलब नहीं। हम लोग का सीधा के नाम है कि हम लोग को इसमें पास किया जाए, हम लोग को दोबारा यहाँ एग्जाम देने इस पेपर का नहीं आना है। सेमेस्टर 1 का भी सेम कंडीशन था, सेमेस्टर 1 का भी कैंसिल किया गया। हम लोग को दोबारा से फिर से निकाल के रूटीन, उसके बाद तो फिर हम लोग का एग्जाम लिया गया। कितना बार आए हम लोग। क्या कहना है सर? कहाँ से आई है पहले ये बताइए। सर एक्चुअली मैं यहीं की हूँ, पर रांची में पढ़ाई कर रही हूँ, बीएड कर रही हूँ। 7 तारीख को मेरा एग्जाम था, फर्स्ट सेमेस्टर का दे करके मैं रांची गई, फिर रांची से यहाँ आई हूँ। और सर मेरा ये कहना है कि जो लिस्ट आया था हम लोग का, एक तो बहुत बार लिस्ट आता है और फिर चला जाता है, पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो गया। लेकिन अभी जो लिस्ट आया था उसमें हम लोगों को कॉमर्स 1 कॉमर्स 2 का कंफ्यूजन था। 8 तारीख को कॉमर्स 1 लिखा हुआ था, 12 तारीख को कॉमर्स 2, जिसका हम लोग को ये लगा कि एडमिट कार्ड आएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोगों का कौन सा एग्जाम है। और ऐसा सेमेस्टर 2 में भी है, सेमेस्टर 3 में भी है। अगर अभी का एडमिट कार्ड अगर हम लोग का गलती है तो क्या गारंटी है कि सेमेस्टर 3 का एडमिट कार्ड हम लोग का एकदम करेक्ट है, हम लोग को उसी डेट को एग्जाम देने आना है। क्योंकि ये बार अगर कॉमर्स 2 का एग्जाम कैंसिल हो रहा है तो हम लोग का जो 3rd का सेमेस्टर का एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है उसमें भी हम लोग का 30 डेट दिया गया और उससे पहले भी एक एग्जाम 29 को होने वाला है सेमेस्टर 3rd। तो हम लोग का सेमेस्टर 3rd का एग्जाम भी कब होगा? क्योंकि रांची से यहाँ आना बार बार हम लोग का कॉलेज छूटता है। एक समर वेकेशन चल रहा था 20 तक, मैंने सोचा इतना दूर का सफर है तो एग्जाम दे के जाऊंगी 24 को, 23 को पता चलता है एग्जाम कैंसिल। मेरे को जाना था 25 को, फिर 24 को रात को फिर से नोटिस आता है कि 27 को आप लोग का एग्जाम है। आखिर मेरा वहाँ जो क्लासेस छूट रहा है उसका भरपाई कौन करेगा? तो ये पीड़ा है उन बच्चों का जो बार बार लगातार एग्जाम के चक्कर में, और ये भी दर्द है कि अभी नहीं तो कभी ये अगर गलत हुआ तो अगला क्यों गलत नहीं होगा। क्या कहना है बताइए। सर मैं उड़ीसा से आई हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को बार बार हमेशा मतलब गलती होता है, एग्जाम एक्सटेंड होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज का एग्जाम ये लोग प्रमोशन दे, आज का एग्जाम पास करवाए और आगे भी इसी तरह से करवाएंगे तो सारा एग्जाम इनको पास करवाना पड़ेगा। 5 से 6 साल हो गया आज तक हमारा ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला है? हम इसी में टाइम नहीं देते रहेंगे। और कोई है? मैं खुद दिल्ली से आया हूँ सर। बताइए एग्जाम देने आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं तो रहता हूँ यहीं पे, पर अभी मैं दिल्ली में फिलहाल रहता हूँ, ठीक है। वहाँ से मैंने जनवरी में हम लोग का डेट निकला था जेनरिक पेपर का, जनवरी में आया, उस टाइम भी हम लोग को कैंसिल हो गया, ठीक है। और अभी आए
तो हम लोगों का 24 तारीख को एग्जाम होने वाला था सेमेस्टर 1 का जेनेरिक पेपर का, वही प्रमोट करके हम लोग को 27 को दिया गया। 27 के बाद हम लोग को अभी डेट मिला कि हम लोग को 12 तारीख को एग्जाम देना है। ठीक है, 12 तारीख को आ जा रहे हैं तो हम लोग को पता चल रहा है कि आज एग्जाम ही कैंसिल है। तो ये बार बार हम लोग को कैंसिल करते कितनी बार हम वहाँ से आएंगे, ये बताइए। तो यहाँ पे इन सब चीजों को डीसी साहब को समझना पड़ेगा, और आप मेरी बात को समझते हैं, क्योंकि पीछे जब मैं लातेहार के सेंटर की बात दिखाई, एडमिट कार्ड आने के बाद आपने सेंटर को चेंज किया था, तो आप समझते हैं। इन बच्चों के दर्द को समझिए, और जो एग्जाम है वो फटाफट लेकर के इनको ग्रेजुएशन का जो एक तंगा है वो चिपका दीजिए साहब। 6 साल हो गए हैं, 6 साल में ग्रेजुएशन नहीं होगा, क्या बच्चे को ग्रेजुएशन दीजिएगा? तो नीलांबर पीताम्बरपुर कछुए के चाल से चलता हुआ इसे थोड़ा और तेज कीजिए, और इन बच्चों के समय से सर्टिफिकेट और डिग्री दिए। सर, क्या बात है कि बच्चे हंगामा कर रहे हैं, क्या हुआ है? ऐसा है कि बहुत खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बच्चे जो हमारे विश्वविद्यालय के हैं, उनका आज 2nd जनवरी का पेपर 2nd सेमेस्टर का आयोजित शेड्यूल था, लेकिन दुर्भाग्यवश एडमिट कार्ड में वो गलत पेपर अंकित हो गया। और हालांकि हमारे कलीग गौरव श्रीवास्तव जी के द्वारा ये बताया भी गया था, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी हैं उनको, इसके बावजूद भी एडमिट कार्ड में गलत अंकित होना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दुखद है। और मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि वो संयम से काम लें, और इसमें विश्वविद्यालय के साथ में अपना परीक्षा, जो अगली परीक्षा इनकी जो है 3rd सेमेस्टर की 2nd जनवरी की, जो 30 तारीख को शेड्यूल है, इनके सुविधा के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, इन लोगों से कहना चाहता हूं कि वो इस आज वाली परीक्षा वो 31 तारीख को दे दें, ताकि आने जाने में इनको जो परेशानी होती है वो कुछ हद तक कंपनसेट हो सकेगा। एक छोटी सी बात सर जी, आप लोग क्लियर व्यक्त करके कितने अच्छे से कर देते हैं। ये आज की घटना नहीं है, ऐसी 5वीं घटना मैंने कवर किया है, ऐसे बार बार होता है। ऐसा क्यों होता है, ये कब तक सुधरेगा? ये पहली घटना नहीं है, मैं 5 खबर इसके कवर किया हूँ, परीक्षा कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये बात आपका जो है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पिछले बार ही प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि जो ये टीम है, जो ये कंपनी है, जो ये सब कार्य करती है, वो बढ़िया से नहीं करती है, तो आप लोग इसको हटा क्यों नहीं देते? डीसी से कहते या यूनिवर्सिटी में कहते, क्या है उससे कोई लेना देना है आप लोगों का, क्या है? नहीं, कोई वैसा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमारे यहाँ टेंडर के थ्रू आए हैं, और उनका एक्सटेंशन 1 साल का पिछले 1 साल का हुआ है, और वो उसी एक्सटेंशन के तहत यहाँ काम कर रहे हैं। ऐसी त्रुटियां कब तक दूर हो जाएगी सर? बस संभवतः ये अंतिम त्रुटि है। मैं ऐसी साक्षात्कार आपसे दूसरी बार कर रहा हूँ। एक बार और ही ऐसा हुआ था, जो बच्चों का एग्जाम कैंसिल हो गया था। ऐसा क्यों होता है इन बच्चों के साथ? क्योंकि बच्चे बड़े दूर दूर से आते हैं परीक्षा देने, कोई रांची से आया है, कोई पटना से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई अम्बिकापुर से आया है। ऐसा क्यों? हमारे यहाँ तो एडमिट कार्ड में हमारे पास जो नोटिस आता है उसी के अनुसार लोग परीक्षा लेते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड में जो आता है उसका हम लोग प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं हो पाता है, इसलिए लोग आते हैं तो हम लोग उस हिसाब से कर लेते हैं। इसलिए उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी का जैसा आदेश होगा हम लोग करते हैं। सर, बच्चों ने आवाज लगाई, डीसी साहब को बुला दीजिए, एक बार बुला देते हैं आप। ये तो यूनिवर्सिटी का बस की बात है, ये तो प्रिंसिपल का बात नहीं है। ऐसी त्रुटियां कब तक खत्म हो जाएगी सर? क्योंकि जीएलए कॉलेज, जो एक बड़ा कॉलेज में माना जाता है, उसका भी नाम खराब हो रहा है, आपका नाम खराब हो रहा है। ये जीएलए कॉलेज की बात नहीं है, पूरे एमपी का बात है, खाली ये सेंटर के बाद सभी जगह ही है। ये गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं आईजे खलखो साहब, कितने खुश होकर कह रहे हैं कि ये हमारे इस कॉलेज में ही नहीं, पूरे नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी की ही गलती है। तो आखिर गलती होती क्यों है? भगवान सरकार
जिसने चुनाव के पहले युवाओं को ठगा, 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिए, सरकारी रोजगार नहीं दिए तो 5,000 और 7,000 के बेरोजगारी भत्ता देंगे। और उससे आगे बढ़कर मैं हेमंत सोरेन जी ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता और रोजगार न दे पाए तो राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे। हवा तूफान की जीत थी, लेकिन अमरवार की जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, बूथ अध्यक्ष का जीत है, मंडल की जीत है, एक एक महिला का जीत है, एक एक किसान का जीत है, एक एक नौजवान का जीत है और एक एक जनता का जीत है। यह आप लोगों के बदौलत जीता। लेकिन हमारी सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में अंतर ये है कि हमारी सरकार सबका साथ सबके विकास में विश्वास करती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार केवल और केवल अपने परिवार के विकास में विश्वास। इनके लिए पहला और आखिरी जो लक्ष्य है वो सत्ता है और सत्ता प्राप्त करके सत्ता को लूट का माध्यम बना करके गरीब का खून चूस करके प्रतियोगी बने। जो हेमंत सोरेन करते हैं कि हम कभी ये वादा नहीं पूरा कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वो जेल से बाहर आने के बाद 5 दिन सत्ता से दूर नहीं रहता। जैसे जल बिन मछली होती है उसकी तरह सत्ता बिन हेमंत छटपटा गए। 5 दिन राजनीति से संन्यास की दृष्टि से जो अभी चुनाव हुआ मई और जून में यह सेमीफाइनल था, फाइनल अभी आपका अक्टूबर में होने वाला है। सरकार ने रघुवर जी की सरकार ने जो नियम बनाया था जो 5,000 की बढ़ोतरी की थी, इस सरकार ने सिर्फ उसी में दिया है, इससे 1 पैसा को ज्यादा नहीं किया। इसके अलावा न उसको राष्ट्र हित की सोचती है, न राज्य हित की सोचती है, न राज्य के विकास के लिए सोचता है, न ही देश के विकास के लिए सोचता है। देश के विकास के लिए यदि कोई सोचता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी शिक्षकों भी ठगा, पोषण सखी को भी ठगा, आंगनबाड़ी सेविका को भी ठगा, कृषक मित्र को भी ठगा और जो भविष्य बता रहे थे ऑपरेटर से लेकर सब लोगों को ठगा। ये सारे लोग दोनों सरकार पाव अधिकार के चक्कर में राजनीति से संन्यास लेने तो दूर 5 दिन प्रयास नहीं कर पाए और सत्ता में वापस से आपने वापसी कर लिया और कह रहे हैं कि रिटर्न आ गया। रिटर्न आप आए हैं, रिटर्न झारखंड की जनता आपको कह रही है कि महाठग रिटर्न आया है, फिर से ठगने के लिए आया है, फिर कोई लॉलीपॉप, फिर कोई वायदा, फिर बहनों के लिए कोई एक ऐसा वायदा लेकर के आएगा और आपको ठग के ले जाएगा। इसके लिए और आपकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए वह कम है। मैं कोई राजनीतिक बातों में आप लोगों को उलझाना नहीं चाहता, लेकिन आदरणीय सत्येंद्र भैया ठीक बोल रहे थे कि झारखंड के दृष्टि से जो अभी चुनाव हुआ मई और जून में यह सेमीफाइनल था, फाइनल अभी आपका अक्टूबर में होने वाला है। आप लोग तैयार हैं फाइनल खेलने के लिए? तैयार है? जो आप लोगों ने हर बार मेहनत किया है, 2 बार का जीत हवा तूफान की जीत थी, लेकिन अमरवार की जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, बूथ अध्यक्ष का जीत है, मंडल की जीत है, एक एक महिला का जीत है, एक एक किसान का जीत है, एक एक नौजवान का जीत है और एक एक जनता का जीत है। यह आप लोगों के बदौलत जीता संपन्न। वास्तव में आपका अभिनंदन के अधिकारी और आज अभिनंदन भी आपका हुआ है कि नहीं हुआ है? अम्बेडकर जहां समाधि लिए ये 5वां स्थान को कोई तीर्थ स्थल बनाने का काम किया, तीर्थ स्थल बनाने का काम किया तो 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी ने करने का काम किया। यह हम लोगों को समाज के लोगों से जाकर के बताएं। जब यह बात हम बताने का काम करेंगे तब हमको पता चलेगा। बता रहे थे विधुरन भैया, हम लोगों को पता था आरक्षण खत्म कर देंगे और अभी देखिए बहाली आया है आप लोगों का चपरासी का, चौकीदार के बहाली में अनुसूचित जाति को 0 कर दिया गया, 0 कर दिया लोगों ने। अब बताइए कौन आरक्षण समाप्त कर रहा है? आप कर्नाटक में चले जाइए,
हिंदू का 4% ओबीसी का आरक्षण काट करके, आपका आरक्षण काट करके, आपका पेट काट करके मुसलमानों को देने का काम धर्म के आधार पर या नालायक इंडिया गठबंधन के सरकार ने करने का काम किया। आप उनसे पूछिए, उनसे जवाब लीजिए। मोदी का दामन बेदाग था, बेदाग है, और मोदी जब तक जिंदा रहेंगे उनके दामन पर कोई माई का लाल जान नहीं लगा सकता। ये हमारा मोदी और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आज से लेकर के चुनाव तक हम लोगों को नहीं बैठना है। अगर आप मेहनत और तपस्या नहीं करते तो जो साजिश रची गई थी देश और दुनिया से, तीसरा बार कमल हम लोग नहीं खिला सकते। ऐसा साजिश जो कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अभी मैं कोल्हान गया था समीक्षा के बैठक में, मैं आपको बताना चाहता साजिश केवल संविधान को बदलने के लिए नहीं कहा गया, साजिश केवल आरक्षण को समाप्त करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि गांव गांव घर घर में जाकर के कहा गया यह जो आपका आवास बना है, मोदी जी तीसरा बार आ जाएंगे तो आवास का पैसा वसूल लेंगे। ऐसा घटिया अफवाह भी लोगों ने करने का काम किया। मोदी जी के सत्ता प्राप्ति नहीं हो इसके लिए अफवाह और झूठी खबरें फैलाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा घटिया कभी कोई पंचायत चुनाव में भी ऐसे हथियार का उपयोग नहीं कर सकता है जो लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को रोकने के लिए, पीडी राम जी को रोकने के लिए, भाजपा को रोकने के लिए ये इंडिया गठबंधन वालों ने किया। ऐसा कोई पंचायत के चुनाव में भी घटिया बात नहीं बता सकता और घटिया काम नहीं कर सकता। जिसका न सर है न पैर है, ऐसे बातें कर करके हमारे भोजन के तोड़ने की कोशिश की गई, हमारे रास्ते में बाधा करने के लोगों ने कोशिश की, लेकिन उस कोशिश को आप लोगों ने नाकामयाब करने का काम किया। मैं आदरणीय सांसद जी को बताना चाहता हूं और नेता प्रतिपक्ष जी को भी कहना चाहता हूं, जिस दिन हम लोग शिवाजी मैदान में कार्यक्रम किए थे और मैंने सारे विधायकों से कहा था कि आप कितना वोट लाएंगे, आप कितना वोट लाएंगे, आपको कितना वोट लाना है। मैंने कहा भोलापुर से 2 लाख वोट में दिलवाने का काम करूंगा। हमारे विरोधी भी और कुछ हमारे लोग भी हमारा उपहास उड़ा रहे थे, कह रहे थे पिछला बार इसलिए भोलापुर में 1.5 लाख वोट आ गया था कि कुछ और लोग हमारे साथ थे, अब वो चले गए हैं, भोलापुर में अब 1 लाख पार करना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे कहने वाले लोग भी थे। और उसी दिन जिस दिन मैंने शपथ लिया था, मैंने दूसरा शपथ बांधा कि पिछला बार से एक भी वोट हम कम नहीं होने देंगे। कार्यकर्ताओं ने जो पसीना बहा करके आप लोगों के बदौलत भोलापुर में वोट कम नहीं हुआ, बल्कि आप लोगों ने बढ़ाने का काम किया कि आप लोगों की बदौलत आज हर काम यह सरकार कर रहा है। क्या वादा किया था? 5 लाख नौकरी देंगे, दिया क्या? दिया। बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया। 72,000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे, दिया। बेघर लोगों को मुफ्त में 5 डिसमिल जमीन देंगे, दिया। बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन 2,500 कर देंगे, दिया। 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे, खरीदा। ये दुर्दशा कर दिया। ये सरकार ने अपना वादा को तो कोई पूरा नहीं किया, लेकिन सरकार के मुख्यमंत्री और बदल के मंत्री ने झारखंड के जनता से बालू तक छीन लिया। यह नालायक सरकार हेमंत सोरेन का सरकार है जो झारखंड के जनता से बालू, जो बालू 500 रुपए देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों को मिलता था घर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए, ओटा बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए, घर ढालने के लिए, आज वो 500 का बालू 5,000 हो गया कि नहीं हो गया? बताइए आपको, हो गया कि नहीं हो गया? 5,000 रुपया कर दिया। गरीबों का घर नहीं बन रहा
पार्टी बनाने का विषय रखा है। और आपका जनता को भी कहना चाहता हूं कि आप लोग जाकर के जनता को यह बात बताइए कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनेगी 24 घंटा के अंदर बालू को फ्री कर दिया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी का ऐलान है, यह घोषणा आप लोगों को करना है। यह तुष्टीकरण करने वाली सरकार बच्चा लोग के पोशाक का खड़ा कर दिया या इस्लामीकरण कर दिया। आप बताइए, हजारों की संख्या में यहाँ का निकलता है, आपका बाल बच्चा जब हरियर पहन के आता है तो आपको बढ़िया लगता है? अच्छा लगता है? नहीं लगता है कि मदरसा से पढ़ के हमारी बेटी चाहे बेटा है, लगता है? नहीं लगता है। दूसरा बात मैं आपको अपने भारतीय जनता पार्टी के आधार पर कहना चाहता हूं कि जाकर के जनता को बताइए और आपसे यह बात करिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी 24 घंटा में यह हरा रंग, यह पाकिस्तानी रंग हम लोग उतार देंगे और बच्चों का पोशाक बनाने का काम करेंगे। यह घोषणा करने का काम, अब यह भी घोषणा करने का काम कीजिए। 12 शिक्षक को ठगा हेमंत सोरेन ने, आंगनबाड़ी सेविका को ठगा, सहिया को ठगा, मनरेगा कर्मी को ठगा, अनुबंध कर्मी को ठगा, डाटा ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर के एक एक अनुबंध पर रसोईया तक काम करने वालों को ठगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं पार्टी के सहमति से आपको बताना चाहता हूं, जाकर के अपने गांव घर में बताइए कि भाजपा की सरकार आएगी तो 3 महीना के अंदर यह तमाम समस्या का समाधान हम लोग करके उनको अनुबंधित करने नहीं रहने देंगे, बल्कि उनका मानदेय लागू कराने का काम करेंगे, उनको 7 साल के लिए सिक्योर करेंगे और उनको आने वाला भविष्य उज्जवल बनाएंगे। यह बात आप लोगों को बताने की जरूरत है। क्या हम लोग यह बात बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? क्या इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हमारी ये कोशिश है और भारतीय जनता पार्टी की ये हमेशा कोशिश रहती है कि जो कहें उसको करें। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आने वाला है, आप उस मैनिफेस्टो को ध्यान से पढ़िएगा और उस मैनिफेस्टो में जो बातें रहेंगी उन बातों को अक्षरशः धरातल पर उतारने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। और पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वायदे अपने मैनिफेस्टो के अंतर्गत किया है उसको पूरा करने का भी काम किया। भारतीय जनता पार्टी एक आरोप पत्र भी तैयार करने वाली है। वो आरोप पत्र वर्तमान सरकार के द्वारा की गए दादाखिलाफी और भ्रष्टाचार की संलिप्तता का जीता जाता द्योतक होता है। भ्रष्टाचार की कितनी बात करें, भ्रष्टाचार को तो पूरी सरकार आकर से डूबी हुई है, लेकिन हमारी सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में अंतर ये है कि हमारी सरकार सबका साथ सबके विकास में विश्वास करती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार केवल और केवल अपने परिवार के विकास में विश्वास करती है। इसके अलावा न उसको राष्ट्र हित की सोचती है, न राज्य हित की सोचती है, न राज्य के विकास के लिए सोचना है, न ही देश के विकास के लिए सोचना है। देश के विकास के लिए यदि कोई सोचता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं। बहुत समय बीत चुका है, 3 बजने वाले हैं, आप लोग 10 बजे से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए आप The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. के बाद भी आपने जीत दर्ज की, लेकिन जीत कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका रहा। जब हम याद करें तो आज जून को हम जीत गए,
हम जीत गए, देश में प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन कार्यकर्ताओं में वो जुनून और उत्साह थोड़ा कम दिख रहा था। दिख रहा कि नहीं दिख रहा था? लग रहा था कहीं कुछ कमी रह गई है, ऐसा लग रहा कि नहीं लग रहा? ऐसा माहौल कांग्रेस और उसके गठबंधन ने बना दिया कि हम जीते नहीं और जीत गए। देश के अंदर 99 सीट ला करके कांग्रेस तीसरी बार 100 से कम वोट में 100 से कम सीट में सिमट गई। हम 240 से सीट लेकर के आए। हमारे एनडीए 3-4 अलायंस, हम लोग पोस्ट-4 अलायंस की बात नहीं कर रहे। 2014 में भी एनडीए गठबंधन की सरकार थी, 2019 में भी एनडीए गठबंधन की सरकार थी और 2024 में भी एनडीए गठबंधन की सरकार है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, लेकिन उन्होंने ऐसा आबोहवा करा कि मोदी जी को उन्होंने रोक दिया। मोदी जी को रोक दिया, हमारे कार्यकर्ता भी थोड़ा सा मायूस हुए। झारखंड में ऐसा बना दिया कि 5 सीट हार गए, 5 सीट हार गए, सारे जनजातीय सीट हार गए। अरे सारे जनजातीय सीट हार गए, 14 सीटों का ये लोकसभा झारखंड का 14 में 9 हम जीते हैं। कितना जीते हैं? अरे भैया कितना जीते हैं? थोड़ा जोर से बताओ। आरो कितना जीते हैं? तो ज्यादा कौन है? अरे ज्यादा कौन है यार? तो जीता हम है, 9 है। अरे तो बोलो यार, पानी में जाओ, मैंने जीते उसका जो काम दिया। हम जीते नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई जनजातीय सीट आपने नहीं जीता है, तो आपको बताना चाहते हैं सब मुख्यमंत्री कौन थे? चंपई सोरेन जी। और निश्चित रूप से इंडिया अलायंस जो लड़ाई लड़ा, उसमें भी मुख्यमंत्री होने के नाते भले ही हो ना मानते हो, तो डर में मुख्यमंत्री मानते हो, लेकिन नेतृत्व और चेहरा तो नहीं का था। वो चुनाव में नेतृत्व कर रहे थे और चुनाव में नेतृत्व उन्होंने किया और उसने चंपई सोरेन जी को उनके विधानसभा क्षेत्र जो आदिवासी के लिए रिजर्व है सरायकेला, वहां हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 22,000 से उनको विधानसभा हरा दिया। बुझाओ तो वो जीत है कि नहीं जीत है? वहां उनको हराया। हेमंत सोरेन के भाई जो मंत्री भी थे, बसंत सोरेन दुमका से, वो विधायक है। वो दुमका में भी हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और मंत्री को हम लोगों ने हराया कि नहीं हराया? वहां भी हम जीते। बुझाओ काली जीते कि नहीं जीते? जामा में हमने उनको हराया, वो भी आदिवासी सीट है। घाटशिला में हमने उनको हराया, वो भी आदिवासी सीट है। कोटका में भी हमने उनको हराया, वो भी आदिवासी सीट है। और जो बड़े बड़े हेकड़ी और सेठी बजाते हैं और यहाँ आते हैं तो मार ऐसा एक माहौल बनाते हैं कि लगता है कि वही सेकेंड मैन है। पूरा तो सरकार वही है, भले मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन सरकार वही है। लोग बालों में से तेल निकालते हैं और बालों में से बाल निकाल दें। ऐसे बगल के, ये बगल का मंत्री कौन है आपको तो मालूम है ना? बड़ा मंत्री है, दबंग मंत्री है। अरे दबंगई से इसलिए है कि सरकार में बैठा हुआ है, इसीलिए कोई दरोगा या कोई एसपी या कोई डीसी या कोई वीडियो का सुन रहा है। जिस दिन उतर जाएगा ना, उस दिन कोई भी उसको सुनने वाला नहीं। क्या है, ऐसा कहे है, बोल रहे हैं। अभी चुनाव हुआ और चुनाव में गड़वा, वो जीत गया क्या? जीता क्या? अरे भैया बताओ यार, जीता क्या? सत्येंद्र भैया यहाँ बैठे हुए हैं, जीते कि नहीं जीते? तो बजाओ ताली सत्येंद्र भैया के लिए। सत्येंद्र भैया ने खाली उसको गड़वा नहीं हराया है, ये पूरे लोकसभा पलामू के 6 विधानसभाओं में जीता है और गड़बड़ी नहीं हराया है। जिस बूथ में वो रहते हैं, सुनते हो, वो तो हरवा दिए हैं। क्या भैया? अरे भैया, आंख में पानी नहीं, शर्म नाम का कोई चीज नहीं। नेतृत्व करने के लिए नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं। आपके पास कतनी और कमी में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप देश हारे, आप झारखंड हारे, आप विधानसभा हारे। 52 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। मैं 1 नवंबर जो विधानसभा शुरू होता है राजमहल, वहां भी गया था पाकुड़ साहबगंज, इसी कार्यक्रम में अभिनंदन और संकल्प सभा के लिए। और मैं आज 81 नंबर विधानसभा में भी आया हूं, जो अंतिम है, इसी कार्यक्रम में। तो ईशान कोण से भंडार कोना तक में पहुंच गया और जो झारखंड की जनता की जो मैं बात कह रहा हूं, 5 प्रमंडल में जाके आ रहा हूं। इस बार आपसे ज्यादा तैयार झारखंड की जनता है और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, इसको ठीक कर लीजिए भानु भैया। 2 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, आपके ताकत से बनेगी। इस बात को मानना, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी।
100% जानते रखो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बनी उस दिन डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे ठगबाज सरकार का क्या असर होगा ये आप लोगों को अच्छा है। ये ठगबाज सरकार है जिसने चुनाव के पहले युवाओं को ठगा, 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिए, सरकारी रोजगार नहीं दिए तो 5,000 और 7,000 के बेरोजगारी भत्ता देंगे। और उससे आगे बढ़कर के हेमंत सोरेन जी ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता और रोजगार न दे पाए तो राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे। सब लोग भावता में आ गए। नहीं, सही में हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं, शिबू सोरेन जी का बेटा बोल रहा है, इन पर एक बार विश्वास करना तो बनता है। आज 5 साल खत्म होने को आए हैं, एक नौकरी इन्होंने नहीं दी, जो नौकरियां दी उसको भी बेचने का काम किया। वो कहा एसएससी हो, जेपीएससी हो, सीजीएल हो, नेट का परीक्षा हो, चाहे वेब टेक्नीशियन का परीक्षा हो, चाहे पीजीटी का अभी जो चल रहा है उसके लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनका परीक्षा हो, एक भी सीट इन्होंने फ्री एंड फेयर नहीं दिया। आज हाईकोर्ट ने भी बताया है जिस सेगमेंट इन्फोटेक जिसने परीक्षाएं ली उसको ब्लैकलिस्ट करने का काम किया था सरकार ने, छात्रों के दबाव में, युवाओं के दबाव में, वो सही था। और फिर भी जो ब्लैकलिस्टेड, जो गड़बड़ी करने वाली जो कंपनी थी उसने जो परीक्षा लिया था, आज उस परीक्षा लेने वाले कंपनी को उनको तो ब्लैकलिस्ट किया, लेकिन उसने जो परीक्षाएं ली उसके बच्चों को सफल करा करके आज नियुक्ति पत्र बांट रहे। आपने इन्हें नियुक्ति पत्र बांट करके साबित कर दिया है कि आपके लिए धनी सबसे बड़ा है, क्योंकि आपने उनको पास कराने के लिए पैसे लिए हैं, आपने पैसे लेकर उनको पास कराया है। इसलिए ये जवाबदारी आपकी बनती है कि अगर पैसा लेकर नहीं पास करा कर वो नौकरी देंगे तो पैसा खो देंगे। बड़ी बड़ी बातें करने वाला है हेमंत जी का सरकार, अनुबंध कर्मियों को हम परमानेंट कर देंगे, अनुबंध कर्मी नाम समाप्त कर देंगे। इसी पलामू से सहायक पुलिस के लोग बैठे हुए हैं, अभी लगातार बैठे हुए हैं इस पलामू गढ़वा के लोगों को। उन लोगों को क्या आश्वासन दिया था कि हम आएंगे और आपको वेतनमान कर देंगे और आपको 100% आपको पुलिस वाला पूरा काम देंगे। 5 साल से ठग रहा है, ठग रहा नहीं, उल्टे 10,000 उसको दरमाहा मिलता है, हमको वेतन मिलता है, उसी 10,000 से कैबिनेट से पास करके उन लोगों ने क्या किया, हेमंत सोरेन जी मार ढोल बाजा दे, आओ ये हमने तुम्हारे कर दिया, ढोल बाजा लेके सारे सहायक पुलिस गए, बड़ा बड़ा माला लेके गए, अमीर लेके गए, वही 10,000 का खर्चा करके, 5,000 खर्चा करके मिठाई लेके गए और उनका अभिनंदन करके चले आए। लेकिन आज तक उनका कोई काम नहीं हुआ। ऐसे ही 12 शिक्षक का हुआ, 12 शिक्षक फोन किया था, यहीं के अध्यक्ष जो है उन्होंने फोन किया था कि हम लोगों को ठग लिया। हम लोग कैसे ठग लिया भैया, आप तो सहायक अध्यापक और आपने तो बड़ी बड़ी बातें करी, आपने तो उनका जो है सम्मान किया, आपने कहा कि भाई ये तो काम हो गया हमारा, वो कर रहेंगे सब भूखे था, ये ठगे लिया है, कुछ किया नहीं। जो आपकी सरकार ने, रघुवंश की सरकार ने जो नियम बनाया था, जो 5,000 की बढ़ोतरी की थी, इस सरकार ने सिर्फ उसी में दिया है, उससे 1 पैसा को ज्यादा नहीं किया। वो 12 शिक्षक को भी ठगा, पोषण सखी को भी ठगा, आंगनबाड़ी सेविका को भी ठगा, कृषक मित्र को भी ठगा, और जो भैया बता रहे थे ऑपरेटर से लेकर सब लोगों को ठगा। ये सारे लोग दोनों सरकार पाव अधिकार के चक्कर में पीछे पीछे चले। अरे आपको समझना होगा कि इनके लिए पहला और आखिरी जो लक्ष्य है वो सत्ता है, और सत्ता प्राप्त करके सत्ता को लूट का माध्यम बना करके गरीब का खून चूस करके अपना तिजोरी बनाए। जो हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम कभी ये वादा नहीं पूरा कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वो जेल से बाहर आने के बाद 5 दिन सत्ता से दूर नहीं रहता। जैसे जल बिन मछली होती है उसकी तरह सत्ता बिन हेमंत छटपटा गए। 5 दिन राजनीति से संन्यास लेने तो दूर, 5 दिन बर्दाश्त नहीं कर पाए और सत्ता में वापस से आपने वापसी कर लिया और कह रहे हैं कि रिटर्न आ गया। रिटर्न आप आए हैं, ये रिटर्न झारखंड की जनता आपको कह रही है कि महाठग रिटर्न आया है, फिर से ठगने के लिए आया है, फिर कोई लॉलीपॉप, फिर कोई वायदा, फिर बहनों के लिए कोई एक ऐसा वायदा लेकर के आएगा और आपको ठग के ले जाएगा। इसके लिए वो आएगा। आते के साथ जब पत्रकारों ने पूछा कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तुरंत उन्होंने कहा कि भाई हम अभी चुनाव करा हुआ अभी तैयार हैं। ये हम लोगों को आकर के पूछा पत्रकारों ने, भैया बताओ जतरा को वोट हासिल कर लिए तो भी नाराज होंगे आपके राजपथ में, जहां हर घर में राजनीतिक क्षेत्रवान भारत का नौजवान है,
बुजुर्गों में राजनीतिक चेतना ऐसी कि बड़े बड़े विश्लेषक जो टीवी के अंदर बैठ करके विश्लेषण करते हैं और उनके चौपालों में बैठ जाए तो उनका भी पानी उतारते, ऐसे पलामू की धरती, गढ़वा की धरती के ऐसे वीर पुरुषों के भूमि को बंशीधर बाबा को नमन करते हुए और भवनाथपुर का जो नेतृत्व करते हैं। हम तो आए थे उनको सुनने के लिए, क्योंकि बड़े भाई हैं और जब बोलते हैं तो झारखंड भी सुनता है, आप भी सुनते हैं, आप भी सुनते हो, तो लगातार कुछ सीखने को भी मौका मिलता है। एक बुलंद आवाज है और ये बुलंद आवाज सिर्फ भवनाथपुर का नहीं है। भवनाथपुर तो जब चलते हैं तो भवनाथपुर के अपने मतदाताओं का, अपने नागरिकों का प्रतिनिधित्व तो उनके प्रदेश से ही हो जाता है और यहाँ खड़ा होते हैं भवनाथपुर तो उनके साथ जाता है, परिचय में होता ही है भवनाथपुर के मान्य विधायक है। लेकिन 3.5 करोड़ झारखंड के उन सभी गुजरों का आवाज, वो आवाज जो युवाओं के दब जाती है इस सरकार के खनन में, इस सरकार के समझ में, वो आवाज जो महिलाओं के अत्याचार के कारण संसद से, सदन में गुजरनी चाहिए, वो आवाज कहीं दब जाती है इस सरकार के हिकड़ी में, इस सरकार के अन्याय में। ये आवाज जो गरीबों का हर स्तर पर, हर जगह, हर मौके पर, चाहे सोशल का मीडिया हो, चाहे अपना पत्र पत्रिका हो या न्यूज चैनल हो या सदन हो, एक खनकती आवाज, एक धड़कती आवाज, एक ऊर्जा के साथ भवनाथपुर के भाव को लेके 3.5 करोड़ झारखंड की जनता की आवाजों को बुलंद करने वाले ऐसे भवनाथपुर के लोकप्रिय विधायक, आपके यशस्वी विधायक और झारखंड के आवाज के उन्होंने हस्ताक्षर। मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी जो राजनीति में खड़ा हो रही है, आने वाले 20-30 सालों तक जिनके कंधों पर इस झारखंड को आगे बढ़ाने का नेतृत्व करने का क्षमता, जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ने का अवसर ये झारखंड देख रहा है, उसमें भंडार कोड़ा से चमकता हुआ सितारा अपना भारत रखता ही है। एक बार अभिनंदन के लिए भी जोरदार करते हैं। अभी आए और आते के साथ सभा को बांध दिया, वो है गढ़वा के माननीय पूर्व विधायक सत्येंद्र भैया। जिस भावी कमेटी की मैं बात कर रहे, वो बात कर रहे थे, उसमें वो भी सदस्य थे और हम लोगों ने जो निर्णय लिया तो उनकी भी भूमिका बहुत बड़ी थी, क्योंकउन्होंने साथ दिया कि भाई इसको करना है तो हम लोग करने का समझता है। बड़े अच्छे वक्ता है वो, बड़े ही अच्छे ढंग से हास्य विनोद के रंग में जो गुण बातें आपके बीच में रखी है और जो आप तक पहुंची है। बहुत बार क्या होता है, नेता आते हैं, लकीदार भाषण करके चले जाते हैं, लोगों को सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। लेकिन आपने जो बोला कि घर और वर्ग दोनों मजबूत होना चाहिए, इस बार ध्यान के रखें। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस बार झारखंड में जो लोग इस बार घर और वर्ग को चुनने के लिए आए हैं, वो है मध्य प्रदेश के 14 साल मुख्यमंत्री रहे, अभी केंद्र में कृषि मंत्री रहे, अपने देश के यशस्वी ऐसे नेता हैं और बड़े वरिष्ठ साथी हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी प्रभारी बन के आए हैं, माननीय आसाम के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा जी प्रभारी बन के आए हैं और संगठन के प्रभारी के रूप में राज्यसभा के सांसद और पुनः एक बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आए हैं। इसलिए इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, इस बार घर भी अच्छा रहेगा और वर्ग भी अच्छा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार भी बनेगी। ऐसे सत्येंद्र भैया आलोक में वो जितना आपको संकुचित दिखता है, जितना वो चुप दिखता है, लेकिन माइक पकड़ते ही वो करंट का निकल के छा जाता है। ऐसे बुलंद आवाज और बुलंद हस्ताक्षर झारखंड में लगातार दो बार कर विधायक और जिन्होंने ऐसे लोगों का शिकार नहीं किया है, जो छोटे मोटे जो है उनको नहीं हराया है। जिसने हराया है वो अपने आप में सदा कदे गद्दार नेता, बड़े नेता कांग्रेस के, उनको हरा ही नहीं, भूल चुका है। ऐसे भाई आलोक चौरसिया जी